हेलो, वेलकम टू ASMM ग्रुप। मैं प्रद्युम्न साहू आज आपको लेके आया हूँ पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है मशीन ऑफ डिज़ाइन, जो कि हमने इसका इंट्रोडक्शन आपको करा दिया था। आज हम उसका यूनिट फर्स्ट कराने जा रहे हैं आपको कि यूनिट फर्स्ट में हमारा क्या क्या आता है। मोस्टली अगर देखा जाए एग्ज़ाम के पर्पज़ से, अगर आप लोगों के एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो आता है वो इसमें से 2 या 3 नंबर की डेफिनेशंस हमारी फंसती हैं। जैसे मेन है फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, या स्टिफनेस है, या इलास्टिसिटी है हमारी, जिसे बोलते हैं प्रत्यास्थता बोलते हैं, यानी ये प्रत्यास्थ पिंड जो होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आज इसमें क्या क्या होता है। और मोस्टली 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपका इसमें से आता ही आता है। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट का मशीन डिज़ाइन। ठीक है, बात करते हैं यूनिट फर्स्ट, यानी कि इसमें मशीन डिज़ाइन के बारे में बात की गई है। मशीन डिज़ाइन बेसिकली हम जान लेते हैं कि मशीन डिज़ाइन होती क्या है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको मशीन अभिकल्पन। यानी कोई भी मशीन, हमारी कोई मशीन कई रेसिस्टेंट बॉडी से मिलकर बनी होती है, जो कि किसी भी अन्य प्रकार की ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करती है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफ़र करती है। मींस क्या है, कोई भी मशीन है हमारी, जैसे हमारा स्क्रू जैक है, या फिर कहते हैं स्क्रू जैक जो हमारा होता है, जैसे हम गाड़ी लिफ्ट करते हैं, जो हमारा जैक होता है उससे हम क्या करते हैं, गाड़ी लिफ्ट करते हैं, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा क्या होता है, वो गाड़ी हमारी ऊपर उठती हुई चली जाती है जैक के थ्रू। वही है हमारा, जैसे ड्रिल मशीन है, एग्जाम्पल इसका है ड्रिल मशीन का। यानी कि ड्रिल मशीन किसी भी ऑब्जेक्ट में हमें कहते हैं ड्रिल करना होता है या छेद करना होता है, तो उसमें क्या करते हैं, ड्रिल मशीन का यूज़ करते हैं हम। ड्रिल मशीन का यूज़ करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें छेद कर देते हैं। हमारा क्या ईजिली वो हमारा क्या करता है, प्लेट में, किसी भी प्लेट में हमारा क्या हो जाता है, ड्रिल मशीन के अकॉर्डिंग हमारा किसी भी प्लेट में ड्रिल मशीन में छेद हो जाता है। जैसे हमारी ये प्लेट है, अगर ये हमारी प्लेट है, यहाँ से अगर बात करें, ये हमारी प्लेट है और इसमें हमें क्या कहते हैं, एक होल करना है। यानी कि अगर इसमें बात कर लें कि हमें इसमें होल करना है, अगर मान लिया हमने डी डाया का, हमें इसमें क्या करना है, डी डाया का इसमें होल करना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, यानी कि ड्रिल मशीन का यूज़ करेंगे इसमें। यानी कि ड्रिल मशीन के यूज़ से हमारा ईजिली हम क्या कर सकते हैं, इसमें ड्रिल कर सकते हैं। यानी कि मीन्स आ गया, कोई भी मशीन हमारी कई रेसिस्टेंट बॉडी से मिलकर बनी होती है, ठीक है, जो कि अन्य प्रकार की ऊर्जा को, यानी कि किसी भी प्रकार की ऊर्जा होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी की बात करें अगर, तो मैकेनिकल एनर्जी को बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि इसको बोलते हैं, हिंदी वाले बच्चों को यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है, ट्रांसफ़र कर देती है। यानी कि ट्रांसफ़र मीन्स है कि परिवर्तित कर देना, परिवर्तित कर देना। यानी कि क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को परिवर्तित कर देती है, मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देती है किसी भी अन्य प्रकार की ऊर्जा को। जिसके एग्जांपल हमारे स्क्रू जैक हो गया, ड्रिल मशीन हो गया, कई सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब बात करने हैं तो जनरल इंस्ट्रक्शन की या जनरल मटेरियल्स की बात कर सकते हैं। जो भी मशीन हमारी बनी हुई होती है या मशीन के पार्ट्स हमारे बने हुए होते हैं, वो धातु या अधातु से मिलकर बने हुए होते हैं। मेनली धातु, मेटल या नॉन मेटल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, उनके बारे में जानते हैं। जैसे हमारा जनरल मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, यानी कोई भी मशीन पार्ट्स बना हुआ है या कोई भी मशीन बनी हुई है वो किस किस पदार्थ से बनी हुई है। यानी कि पहला इसमें आता है, पहला है धातु पदार्थ और दूसरा है अधातु पदार्थ। यानी कि बोल सकते हैं मेटेलिक, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये है कि मेटेलिक मटेरियल्स होते हैं और ये होता है नॉन मेटेलिक मटेरियल। हिंदी वाले बच्चे धातु अधातु बहुत अच्छे से जानते होंगे कि धातु अधातु होती क्या है। अब इनके बारे में ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं कि डिस्कशन क्या है। यानी कि मेटेलिक मटेरियल्स हमारे कौन कौन से होते हैं। These are used for many machine parts because they have efficient property of strength, stability and durability। मीन्स कहने का ये है, जो कहते हैं मटेरियल होता है हमारा, मेटेलिक मटेरियल होता है, उसमें क्या क्या होता है, यानी कि एफिशिएंट प्रॉपर्टी होती है। यानी कि प्रॉपर्टी होती है उसमें किसकी, स्ट्रेंथ की। यानी कि अगर हिंदी वाले बच्चों की बात करें तो स्ट्रेंथ मीन्स होता है सामर्थ्य। यानी कि इसकी बात करते हैं सामर्थ्य, यानी कि उसमें सामर्थ्य कितनी है, यानी कि धातु पदार्थों में सामर्थ्य कितनी है, स्टेबिलिटी कितनी है। यानी कि स्टेबिलिटी मीन्स अगर बात करें, स्टेबिलिटी होती है हमारी स्थिरता, कि कितना वो स्टेबल रह सकता है, कोई भी मशीन पार्ट है या कोई भी मेटल है हमारा, वो कितना स्टेबल रह सकता है। एंड ड्यूरेबिलिटी, यानी ड्यूरेबिलिटी के हम मीन्स कह सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी क्या होता है हमारा, टिकाऊपन। यानी कि ड्यूरेबल, कितना ड्यूरेबल, जैसे हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, जैसे अगर मोबाइल लेने जाएं, जैसे हमारा आईफोन है, आईफोन का क्या है, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट वगैरह होता है इसका, तो हम फेंक के देखते हैं उसको, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। वो क्या होता है, मेटल का बना हुआ होता है। ठीक है, तो वही ड्यूरेबिलिटी टेस्ट होती है, यानी कि टिकाऊपन उसका कितना है। यानी कि ड्यूरेबिलिटी का बोलते हैं हिंदी में टिकाऊपन। यानी कि ड्यूरेबिलिटी मीन्स होता है टिकाऊपन। यानी कि दीज फॉर ऐसे मटेरियल, यानी हिंदी में अगर बात कर लें कि ऐसे मटेरियल या ऐसे मशीन पार्ट्स जिनमें प्रॉपर्टी होती है सामर्थ्य की, स्टेबिलिटी की या ड्यूरेबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको हम किसके अंडर में रखते हैं, मेटेलिक
मटेरियल्स के अंडर में रखते हैं। अब बात करते हैं मेटेलिक मटेरियल, यहाँ से तो हो गया हमारा, ठीक है, मेटल का बना हुआ होता है, हम पता चलेगा कि इसमें क्या क्या आता है, सामर्थ्य आता है या फिर स्थिरता आती है या ड्यूरेबिलिटी आती है हमारी, ठीक है। अब बात करते हैं फेरस मटेरियल की। मेटेलिक में भी फेरस और नॉन फेरस दो तरीके के होते हैं, यानी कि पहला अगर बात करें तो ये होता है फेरस मटेरियल। यानी कि फेरस मटेरियल कौन कौन से होते हैं हमारे, यानी कि दे आर द मोस्ट यूजफुल मेटल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स इन आयरन। यानी कि फेरस से हमारा क्लियर हो रहा है, अगर फेरस का अगर Fe उठा लें तो Fe हमें पता होता है, Fe क्या है, सिंबल होता है किसका, आयरन का। यानी कि केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आयरन का सिंबल होता है Fe, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। यानी कि बात करते हैं फेरस की, द मोस्ट यूजफुल मेटल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड फेरस मटेरियल्स। यानी कि जिसमें क्या हो, आयरन के में कार्बन की प्रॉपर्टी ज़्यादा हो, वो हमारे किसके अंडर में आ जाते हैं, फेरस मटेरियल्स के अंडर में आते हैं, ठीक है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें हम, यानी कि अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें कि एग्जांपल्स हमारा मेन जो होता है कास्ट आयरन, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इसका मेन एग्जांपल है फेरस मटेरियल्स का कास्ट आयरन, या फिर बोलते हैं रॉट आयरन होता है, रॉट आयरन है, रॉट आयरन हो गया, कास्ट आयरन हो गया, ये हमारा क्या होगा, ये हमारे क्या हो गए, फेरस मटेरियल के अंडर में आते हैं। या फिर बोलते हैं वाइट कास्ट आयरन होता है, रॉट आयरन हो गया, या फिर बोल सकते हैं इसको वाइट कास्ट आयरन, एट्रक्सा हमारे होते हैं। यानी कि वाइट का ये क्या हो गए, फेरस मटेरियल के एग्जांपल्स हो गए हमारे, ठीक है। फेरस मटेरियल हमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक फेरस मटेरियल क्या होता है। अब बात करते हैं नॉन फेरस मटेरियल का, यानी कि फेरस मटेरियल में हमारा क्या आता है, फेरस मटेरियल में तो हमें पता चल गया कि क्या आता है कि आयरन की प्रॉपर्टी, या सॉरी आयरन के साथ में उसके कार्बन की प्रॉपर्टीज़ हमारी उसमें होंगी, ठीक है, या फिर उसके अदर एलिमेंट्स भी होंगे, या कह सकते हैं एलाउज वगैरह भी होंगे। हमारे एलाउ जो होते हैं कार्बन एंड इट्स अलॉय, यानी कि वो भी हो सकते हैं फेरस मटेरियल में, नॉन फेरस मेटल, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन मेटेलिक मटेरियल्स की, यानी कि अधातु पदार्थ कि अधातु पदार्थ हमारे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नॉन मेटेलिक मटेरियल्स आर यूज्ड इन इंजीनियरिंग फॉर सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, यानी कि हमारे इंजीनियरिंग में जो यूज़ किए जाते हैं नॉन फेरस मेटल, वो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हमारे यूज़ किए जाते हैं, यानी कि मोस्ट यूज़फुल हैं, कह सकते हैं आज के टाइम पे बहुत मोस्ट यूज़फुल है। अब हम उनको नॉन मेटेलिक मटेरियल को यूज़ क्यों करते हैं, मेन बात आ जाती है कि हमारे पास फेरस मटेरियल था, जब हमारे पास फेरस मटेरियल यानी कि मेटेलिक मटेरियल है, तब हम नॉन फेरस मटेरियल को या नॉन मेटेलिक मटेरियल को हम क्यों यूज़ करेंगे, यानी कि फेरस मटेरियल है हमारे पास, तो हम नॉन मेटेलिक मटेरियल का यूज़ करने की क्या हमें ज़रूरत पड़ गई, हम उसको देखते हैं क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉन मेटेलिक मटेरियल हैव लो कॉस्ट, यानी कि क्या होती है, नॉन फेरस मटेरियल की कम लागत होती है। पहला पॉइंट यहाँ से आ गया हमारा हिंदी वाले बच्चों के लिए कि नॉन फेरस मटेरियल, जो नॉन मेटेलिक मटेरियल होते हैं उनकी लागत क्या होती है, कम होती है, ठीक है। लो डेंसिटी होती है, यानी कि उनका घनत्व क्या होता है, कम घनत्व होता है, यानी बात करते हैं कम घनत्व होता है, यानी कि लो कॉस्ट होती है। मेनली ज़्यादातर जो हम मशीन्स वगैरह लेने जाते हैं या देखते हैं हम कि कॉस्ट जिनकी ज़्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं, जो नॉन मेटेलिक मटेरियल से बने हुए होते हैं उनकी कॉस्ट क्या आ जाती है, कम आ जाती है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, जैसे एल्युमिनियम के अलावा को हम लेते हैं, एल्युमिनियम की कोई चीज़ है, या फिर हम लेते हैं उधर ही हम लेते हैं फेरस मटेरियल में, अगर हम आयरन की कोई चीज़ लेते हैं, तो दोनों में कॉस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है हमें। तो इसी वजह से हम नॉन मेटेलिक मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि लो कॉस्ट होती है, इसकी लो डेंसिटी होती है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह है, या इसकी तन्यता वगैरह जो होती है वो भी बहुत कम होती है, यानी कि ड्यूरेबल टेस्ट होते हैं, यानी कि ड्यूरेबिलिटी वगैरह सब चेंजेस होती है मेटेलिक मटेरियल से, ठीक है। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक मटेरियल्स हमारा क्लियर हो गया, यानी कि जो हम मटेरियल्स की बात कर रहे थे कि मटेरियल कौन कौन से मशीन पार्ट में यूज़ होते हैं, वो हमारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब बात करनी है हमें जनरल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की, यानी कि जब हम किसी मशीन के पार्ट का हम डिज़ाइन कर रहे हैं या किसी मशीन पार्ट को हम बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या हमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या मैकेनिकल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हमें देनी पड़ेंगी, या उसमें या ख़रीदते टाइम हमें क्या क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी उसमें देखनी पड़ेंगी। जैसे अगर हम बना रहे हैं किसी चीज़ को, किसी मशीन पार्ट को, तो उसमें क्या क्या हमें प्रॉपर्टी देनी पड़ेंगी, या किसी मशीन को ख़रीदने जा रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी वगैरह या दृढ़ता वगैरह हमें देखनी पड़ेगी कि कितना ड्यूरेबल है वो हमारा, वो देखनी पड़ती है हमें। तो उसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रेंथ, यानी कि किसी भी मशीन पार्ट की स्ट्रेंथ क्या होती है। यानी कि स्ट्रेंथ की अगर हिंदी वाले बच्चों के लिए बात करें तो स्ट्रेंथ का मीन होता है सामर्थ्य।
सामर्थ्य सभी लोग समझ गए होंगे कि स्ट्रेंथ क्या होती है। मोस्टली इंग्लिश वाले बच्चे तो बहुत ईजिली समझ गए होंगे कि स्ट्रेंथ क्या होती है। यानी कि यह वह गुण है जिसके कारण बिना फेल हुए मटेरियल विभिन्न प्रतिबलों के विरोध की क्षमता का ज्ञान कराता है। ठीक है, क्लियर। मीन्स स्ट्रेंथ इज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी मटेरियल को बिना फेल हुए उसके प्रतिबलों का विरोध करती है। यानी कि प्रतिबल क्या होता है, अगर प्रतिबल की बात करें तो हमारा स्ट्रेसेस होता है। ये स्ट्रेसेस यानी कि स्ट्रेस जो हमारी लगती हैं किसी भी चीज़ पे, तो उसके स्ट्रेसेस को हमारा उसकी क्षमता का ज्ञान कराता है, यानी कि स्ट्रेसेस का विरोध करता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रेस को हम निकालेंगे कैसे, हम कैसे चेक करेंगे कि इसमें कितनी स्ट्रेस लग रही है, कितनी स्ट्रेस नहीं लग रही है, तो मेज़रमेंट जो हम करते हैं, जो मेज़र करते हैं वो किसके थ्रू मेज़र करते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस के थ्रू हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को हम मेज़र करते हैं कि उसमें कितनी स्ट्रेस लगेगी, कितनी स्ट्रेस नहीं लगेगी। ठीक है, अब बात करते हैं स्टिफनेस की। यानी कि स्टिफनेस क्या होता है, स्टिफनेस की अगर हम बात करें तो स्टिफनेस होता है हमारा दृढ़ता। स्टिफनेस हमारा जो होता है वो होता है दृढ़ता। यानी कि बात करें हिंदी वालों के लिए, प्रतिबल के प्रभावों में विरूपण का विरोध करना। यानी कि मेन सीधी सी बात आ रही है, जो हमारे स्ट्रेंथ के थ्रू हमारे जो स्ट्रेसेस लग रहे थे या प्रतिबल जो हमारे लग रहे थे, यानी प्रतिबल के प्रभावों में विरूपण का विरोध करना। यानी कि विरूपण क्या होता है, विरूपण को अगर देखें तो विरूपण को बोलते हैं हम डिफॉर्मेशन। विरूपण को हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन, यानी कि वो कितना डिफॉर्म होगा स्टिफनेस से, उसके हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि वो कितना दृढ़ पदार्थ है, कितना दृढ़ नहीं है। अब बात करते हैं इसको चेक कैसे करेंगे कि दृढ़ता हम कैसे किसी मशीन पार्ट की या किसी मशीन की हम दृढ़ता कैसे चेक करेंगे। तो यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से हम क्या करते हैं, इसको मेजरमेंट करते हैं कि उसमें दृढ़ता कितनी है, कितनी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इलास्टिसिटी की, यानी कि प्रत्यास्था। हम बात करें प्रत्यास्था यानी कि इलास्टिसिटी, मेन समझ में आ गया, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने साइज में डिफॉर्मेशन का विरोध करती है, यानी कि विरूपण का विरोध करती है। जैसे हमने देखा होगा जो नॉर्मल रबड़ आती है, रबड़ को हम स्ट्रेच करते हैं, वो एक पॉइंट तक ही होता है, अल्टीमेट पॉइंट तक हमारा क्या करता है, स्ट्रेच खिंचता है हमारा, फिर उसके बाद अगर उसको छोड़ देते हैं वो अपने साइज में आ जाता है दोबारा से। तो वही होता है कोई भी ऐसा पदार्थ या पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने साइज में डिफॉर्मेशन का विरोध करती है, यानी कि डिफॉर्म होने से रोकती है उसको, वो क्या कहलाती है, उसकी इलास्टिसिटी कहलाती है। और मेन प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी क्या होती है, अगर इलास्टिक पदार्थ है कोई, या इलास्टिक कहते हैं प्रोडक्ट जो हमारा है कोई भी, अगर हम बात करते हैं इलास्टिक प्रोडक्ट की, अगर कोई भी इलास्टिक प्रोडक्ट है हमारा, तो वो क्या होगा, उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी उसकी कैसे चेक करेंगे। जैसे एग्जांपल फॉर रबड़ ले लेते हैं, अगर रबड़ को हम खींचते हैं, रबड़ को खींचने से क्या होता है, हमारा रबड़ खिंच जाती है, फिर से अगर उसे छोड़ दें तो वो अपने पुनः साइज में आ जाती है। यही इलास्टिक का मेन गुण है, यानी कि मेन प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी की मेन प्रॉपर्टी क्या है कि रबड़ है अपने उसी साइज़ में दोबारा वापस आ सकती है। एग्जाम्पल हमने जैसे बता दिया कि एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, रबड़ होगा। ठीक है, अब इलास्टिसिटी की मेन प्रॉपर्टी है, यानी कि वेरी यूज़फुल फॉर मशीन पार्ट्स, यानी कि जो मशीन पार्ट्स हैं हमारे उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है ये, यानी कि इलास्टिसिटी को हमें चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वेरी यूज़फुल फॉर मशीन पार्ट्स, यानी मशीन पार्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी किसकी। जैसे हम बात करते हैं, हमने सोचा हो कि आयरन की होती है, क्योंकि आयरन में कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हम बात करते हैं आयरन की, बट नहीं, स्टील जो होती है सबसे हाईली इलास्टिक प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि स्टील है वेरी हाई इलास्टिक प्रॉपर्टी, यानी कि स्टील में क्या होता है हमारा, स्टील में हमारा क्या होता है, हाईली इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जब मशीन डिज़ाइन का हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, यानी कि जनरल मटेरियल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, यानी कि मटेरियल हमारे कौन कौन से, यानी कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक यूज़ करते हैं। मेटेलिक भी दो टाइप के होते हैं हमारा, पहला होता है फेरस और दूसरा होता है नॉन फेरस। ठीक है, अब नॉन मेटेलिक मटेरियल या अधातु पदार्थ हमारे कौन कौन से होते हैं, जिसकी कम लागत वगैरह होती है, उसके क्या होता है, वो नॉन मेटेलिक मटेरियल्स में यूज आते हैं। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, जैसे स्ट्रेंथ है, स्टिफनेस है, इलास्टिसिटी है, इनकी हमने बात कर ली। अब इसके बाद में और आते हैं हमारे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह आते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इलास्टिसिटी, इसके और पॉइंट्स है, 5-6 पॉइंट्स और हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
हमने अभी पढ़ा था, स्टिफनेस पढ़ी थी हमने, यानी कि देखा था, स्टिफनेस देखा था, और इलास्टिसिटी हमने पढ़ी, स्ट्रेंथ पढ़ ली थी, यानी कि मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने पढ़ ली थी। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी को क्या बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारी होती है, इसको हिंदी में क्या अगर बात करें, हिंदी में बोलते हैं इसको नम्यता, मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं नम्यता, यानी कि इस गुण के कारण पदार्थ को बिना टूटे किसी भी एंगल पे घुमाया जा सकता है, सॉरी किसी भी चाप में घुमाया जा सकता है, यानी कि या बेंड किया जा सकता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल या कॉपर है, जैसे स्टील की वायर या एल्यूमिनियम के जो वायर वगैरह है हमारी, हम उनको क्या कर सकते हैं, किसी भी एंगल पे या किसी भी आर्क में बेंड कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल हमारी फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये लेते हैं, ये हमारी एल्यूमिनियम की क्या है, एक रॉड है। अगर रॉड है, अगर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, अगर इसको हम बेंड करें तो इस टाइप से बेंड हो जाएगी हमारी, ये ए और बी पॉइंट है ये हमारा, और ए और बी, ये इस टाइप से हम इसको बेंड कर सकते हैं। यानी कि वही गुण है कि अगर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो ये हमारा क्या होगा, ये रॉड हमारी इस टाइप से बेंड हो जाएगी। यानी कि मीन्स ये फ्लेक्सिबिलिटी का सिंपल मीन है हमारा, इस गुण के कारण पदार्थ को बिना टूटे, यानी कि ये पदार्थ टूटा तो नहीं कहीं से न कहीं से, ठीक है, यानी कि जो वायर हमारी थी, एल्युमिनियम की वायर थी, वो कहीं से बिना टूटे ये हमारी क्या हो, किसी आर्क में चेंज हो गई, यानी बेंड कर गई हमारी। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रिटलनेस की। ब्रिटलनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस जो हमारी होती है, ब्रिटलनेस की बात करें तो ब्रिटलनेस होती है हमारी भंगुरता, यानी कि बात करें इसकी भंगुरता, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको भंगुरता, यानी कि इस गुण के कारण पदार्थ पर चोट लगाने से वह बिना खराब हुए टुकड़े टुकड़ों में टूट जाता है या टुकड़े टुकड़े हो जाता है। यानी कि मीन्स क्या है, कोई भी पदार्थ है या कोई भी हमारा मेटल है, वो अगर उसमें ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी होगी तो अगर उसे किसी हैमर से या किसी भी चीज़ से हम तोड़ेंगे तो बिना खराब हुए छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। वो हमारा क्या होगा, उसमें क्या होगा, ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी होगी। मीन्स कह सकते हैं अगर ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी होगी तो उसमें डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी का इफेक्ट भी आएगा। यानी डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी ये क्या होती है, जैसे डक्टिलिटी का अगर मीन हम बात करें, डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी होती है, डक्टिलिटी हमारी जो होती है, गलत हो गया है यहाँ से, डक्टिलिटी ये होती है और मेलेबिलिटी का पॉइंट ये होता है। अगर डक्टिलिटी की बात करें तो डक्टिलिटी के अकॉर्डिंग हम पतले तारों में खींच सकते हैं इसको, यानी डक्टिलिटी का यानी ब्रिटलनेस है, पतले तारों में खींचना हमारा क्या कहलाता है, डक्टिलिटी कहलाती है हमारी। ठीक है, एंड बात करते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी होती है जैसे हमारी कोई चादर है, ब्रिटल चादर है, वो ब्रिटलनेस की चादर है या प्लेट है हमारी, उसको क्या करते हैं, पीट कर बिना चटके बदलना। यानी कि जैसे कॉपर या टिन या गोल्ड की हमारी जो प्लेट्स वगैरह होती है, जैसे हम गोल्ड लेने जाते हैं, हमने गोल्ड की थाली वगैरह देखी होंगी, जैसे अगर सुनार की दुकानों पे देखते हैं हम, गोल्ड की थाली वगैरह जो होती हैं वो हमारी किस टाइप से बनती है, वो उनमें मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, जिससे हम क्या करते हैं, चादर को पीट कर बिना चटके उसको बदल देते हैं हम। ठीक है, अब बात करते हैं हार्डनेस की। हार्डनेस क्या होता है, कठोरता, यानी कि हार्डनेस से इंग्लिश मीन से ही पता चल रहा है कि हार्डनेस क्या होती है हमारी, कठोरता होती है। यानी कि हार्डनेस की बात करें, हार्डनेस होती है कठोरता, यानी कि इस गुण के कारण पदार्थ में कटने का या फिर घसने का या खुरचे जाने का विरोध करता है। यानी कि अगर किसी भी मेटल में हमारा हार्डनेस ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, बहुत कम घिसेगा और बहुत कम ही टूटेगा, यानी कि या खुरचा जाएगा। जैसे हम देखते हैं किसी भी मेटल को अगर हम जल्दी, जैसे आयरन की कोई कहते हैं रॉड है हमारी, अगर हम उसे खुरचते हैं वो जल्दी नहीं खुरचती है, ठीक है, या उसे काटते हैं तो वो जल्दी नहीं कटती है। तो वही गुण है, इस गुण के कारण पदार्थ के कटने, घिसने या फिर खुरचे जाने का विरोध करता है। ठीक है, बट अगर इसका विरोध करता है, यानी कि ये हमारा प्लस पॉइंट हो गया इसका, या पॉजिटिव पॉइंट है हमारा कि ये क्या कर रहा है, हार्डनेस की वजह से हमारा कटेगा कम और घिसेगा भी कम। ठीक है, बट इसकी कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज होंगे, या एडवांटेज हमें पता चल गया, इसका डिसएडवांटेज भी होगा। डिसएडवांटेज क्या होगा, यानी कि ये गर्म करने पर इस गुण में कमी आ जाती है। यानी कि अगर जैसे आयरन की कोई रॉड है, आयरन की रॉड को हम अगर गर्म करेंगे तो वो क्या करेगी, वो मेल्ट होती जाएगी। तो वही चीज़ है, वही कहा गया है कि गर्म करने पर इस गुण में कमी आ जाती है। यानी कि अगर कोई भी मेटल है या कोई भी पदार्थ है हमारा, मटेरियल है, वो हार्डनेस की प्रॉपर्टी अगर उसमें होगी, अगर उसे गर्म करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, गर्म करने पर इस गुण में, हार्डनेस के गुण में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, हार्डनेस होगी, बात करते हैं रेजिलेंस की। रेजिलेंस होती है, यानी कि अगर इसको देखें, रेजिलेंस होती है लचक, अगर हिंदी में बात करें लचक होती है ये, यानी कि इस गुण के कारण पदार्थ में हीट एब्जॉर्ब करने
की कैपेबिलिटी होती है। यानी कि क्या कह सकते हैं, अगर रेजिलेंस कोई है, अगर कोई रेजिलेंस प्रॉपर्टी अगर किसी भी पार्ट में अगर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगी, रेजिलेंस प्रॉपर्टी के कारण वो क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी कि हीट एब्जॉर्ब करने में कैपेबल होगी। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल देखें, जैसे हमारा स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग में अगर हीट एब्जॉर्ब होती है, अगर बात करें हीट की, तो हीट एब्जॉर्ब करता है। एंड सेकेंड पॉइंट जो होता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है, यानी कि शॉक का विरोध करता है। यानी कि हीट तो एब्जॉर्ब करेगा या कि शॉक का विरोध करेगा। यानी कि अगर झटके वगैरह हमें लगते हैं, इनका हमें पता चल गया कि क्या करता है, झटके वगैरह शॉक क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब बात करते हैं किसकी, अब मशीनेबिलिटी की बात करते हैं। मशीनेबिलिटी को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मशीनन बोलते हैं। मशीनन की बात करते हैं, यानी कि कटिंग टूल्स के द्वारा जो भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे हमने कोई भी पार्ट तैयार किया, पार्ट तैयार करने के बाद क्या है, उसको पार्ट तैयार करने के बाद में हमें मशीनिंग प्रोसेस करते हैं। मशीनिंग प्रोसेस यानी कि जो करेंगे कटिंग टूल्स का हम जो यूज़ करते हैं उसमें, या सरफेस फिनिश करते हैं जैसे, उसके लिए हम मशीनिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, क्रिया क्या कहलाती है, हमारी मशीनन की या मशीनेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। हमने पढ़ लिया कि फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमारी थी वो हमने कवर कर ली हैं। जितनी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जो मेन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो आज हमने आपको कराई हैं यहाँ पे, जो आपके एग्जाम में एक एक या दो नंबर की आती हैं। बस मेन करवाई हैं जो आपके एग्जाम्स में आई हुई हैं, बस सिर्फ और सिर्फ वही करवाई हुई हैं। जैसे कि हमारा फ्लेक्सिबिलिटी है, ब्रिटलनेस है, हार्डनेस है, स्ट्रेंथ है, रेजिलेंस है, मशीनेबिलिटी है। यही मोस्टली 5 से 6 जो आपकी हैं मोस्टली रिपीट होती हुई आई हैं लास्ट ईयर्स के एग्जाम्स में, या लास्ट सेमिस्टर्स के एग्जाम्स में हमने देखा है कि रिपीट होती हुई है। अब बात करते हैं मेन प्रोसेस की, मेन प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, बात करते हैं मेन प्रोसेसिंग मेथड यानी मुख्य निर्माण प्रक्रम क्या होता है हमारा। यानी कि इसमें पहला आता है हॉट वर्किंग प्रोसेस, जिसको बोलते हैं हम तप्तरूपण प्रक्रम बोलते हैं। यानी कि तप्तरूपण प्रक्रम कौन सा होगा, ठीक है, यानी इसकी बात करते हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम। इस प्रोसेस में पहले धातु को प्लास्टिक स्टेट तक गर्म किया जाता है। यानी कि क्या होता है कि अगर कोई भी मेटल है हमारी, कोई भी मेटल, जैसे आयरन की मेटल लिया हमने, उस मेटल को क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, उसको प्लास्टिक स्टेट तक हम क्या करेंगे, यानी कि मेन उसको प्लास्टिक स्टेट तक, कोई भी मेटल है या धातु है हमारी, उसको जो मेटल है इसको हम क्या करेंगे, प्लास्टिक स्टेट तक गर्म करेंगे। प्लास्टिक स्टेट तक गर्म करने के बाद फिर विभिन्न प्रोसेस द्वारा डिफरेंट साइज एंड शेप के हम क्या कर लेंगे, पार्ट बना लेंगे इसके। यानी कि हॉट वर्किंग प्रोसेस हमें क्लियर हो गया कि मेटल को कहाँ तक गर्म करना है। यानी कि यहाँ हॉट वर्किंग से ही हमारा क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर हॉट वर्किंग आ रहा है तो उसमें क्या गर्म करने का काम हो रहा है। यानी कि मेटल के ही कोई पार्ट बनाएंगे, मेटल का पार्ट बनाएंगे, यानी कि पहले धातु को क्या करेंगे, प्लास्टिक स्टेट तक हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। उसके बाद में विभिन्न प्रोसेस द्वारा डिफरेंट शेप एंड साइज के हम क्या बना लेंगे, पार्ट्स बना लेंगे। ठीक है, अब इस डायरेक्टली ऐसा तो है नहीं कि हॉट वर्किंग करने के बाद भी हमारा पार्ट तैयार होकर मिल जाए, बट उसमें भी और कुछ प्रोसेस करनी है। जैसे पहली प्रोसेस इसकी है, पहली प्रोसेस जो है हॉट रोलिंग की प्रोसेस है, यानी कि गर्म रोलिंग करते हैं। यानी कि अगर मेन एग्जांपल देखा जाए इसका, अगर इस प्रोसेस में अगर इसको डिफाइन करें तो इसमें क्या बोल रहा है, इस प्रोसेस में रोलिंग करके स्पेसिफिक साइज एंड शेप की क्रॉस सेक्शनल स्टिक्स या फिर रॉड प्राप्त की जाती हैं। मीन्स आ गया क्या, यहाँ से आ गया रोलिंग, यानी कि रोलिंग का रोल क्लियर है कि रोल हम बना रहे हैं, यानी कि प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, रोल बना रहे हैं। और क्या बनेगा, स्पेसिफिक साइज एंड शेप के हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल स्टिक्स या रॉड बना लेंगे। अब क्रॉस सेक्शनल स्टिक्स हमारी होती कौन कौन सी, अगर देखें तो जैसे हमारा ये मार्कर है, मार्कर ये मान लेते हैं कि मेटल का मार्कर है। अगर मेटल का मार्कर है ये हमारा, तो इसका क्या करेंगे, इसको हमने क्या करा, पहले सबसे रोल किया और स्पेसिफिक साइज का हमने क्या कर लिया, स्पेसिफिक साइज क्रॉस सेक्शनल साइज का हमने स्टिक बना ली या फिर रॉड बना ली। एज ए रॉड हमने इसको बना लिया किस में, हॉट रोलिंग में। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे एग्जांपल इसकी प्लेट्स है, एंगल टी वगैरह, चैनल वगैरह जो भी होते हैं वो इसके थ्रू फिर हम बना सकते हैं। ठीक है, जो एंगल टी वगैरह हमारे चैनल्स बनते हैं वो हॉट रोलिंग के थ्रू हम बना सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्जिंग की। हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में भी फोर्जिंग बोलते हैं। यानी कि सेकंड प्रोसेस का जो हॉट रोलिंग का है वो सेकंड प्रोसेस है फोर्जिंग का। यानी कि इस प्रोसेस में हैमर्स एंड प्रेसेस द्वारा धातु की हॉट वर्किंग की जाती है। यानी कि हमारा क्या होता है, जैसे हॉट वर्किंग है हमारा, यानी कि अब बात करते हैं फोर्जिंग की। यानी कि जो हमारा हैमर्स होता है या हथौड़ा वगैरह होता है या हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह होती है, हाइड्रोलिक प्रेस के थ्रू हम क्या करते हैं, हॉट वर्किंग इसमें प्रोसेस करते हैं, हॉट वर्किंग करते हैं। ठीक है, अब इससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है, हमने कर तो लिया, फोर्जिंग कर लिया, हैमर्स द्वारा कर लिया, हाइड्रोलिक प्रेस से हमने प्रेस कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, फोर्जिंग करने का, फोर्जिंग करने का फ़ायदा क्या हुआ, यानी कि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी कि अगर हिंदी में बात करें आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना,
यानी कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी, यानी कि बदल जाएगी। इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होगी तो इसकी क्या बढ़ेगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है, या फिर इंक्रीज कर जाएगी। स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर इसको स्ट्रेंथ को और डक्टिलिटी को डिफाइन करने की जरूरत नहीं, हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पीछे पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेंथ हमारी कैसे बढ़ती है या स्ट्रेंथ क्या होती है किसी भी मेटल की या किसी भी पार्ट की, क्या होती है स्ट्रेंथ, वो ये दोनों चीज़ हमारी क्या करेंगे, स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी इसकी क्या करेगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक फोर्जिंग क्लियर हो गया, यानी कि हैमर या प्रेस के द्वारा हम क्या करते हैं, हॉट वर्किंग करते हैं, ठीक। और क्या होता है इसका मेन पॉइंट, इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी हमारी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। अब बात करते हैं एक्सट्रूजन की, यानी कि हॉट रोलिंग हो गया हमारा, फोर्जिंग हो गया। अब बात करते हैं एक्सट्रूजन की। एक्सट्रूजन यानी कि हिंदी में बोलते हैं बहिर्निष्कासन, बहिर्निष्कासन इसको बोलते हैं। यानी कि इस प्रोसेस में करते क्या हैं, इस प्रोसेस में मैक्सिमम प्रेशर लगाकर गर्म धातु के टुकड़ों को छोटे ओरिफिस में से गुजार कर डिफरेंट शेप के पार्ट्स प्राप्त करते हैं। यानी कि हमारा क्या करा, यानी कि ऊपर से ही पता चलते हुए आ रहा है कि हॉट वर्किंग प्रोसेस के ये मेथड्स हैं, यानी कि हॉट वर्किंग हो रहा है, यानी कि धातु तो हमारी गर्म होगी। इसमें क्या हुआ, प्रोसेस में मैक्सिमम प्रेशर लगाते हैं। यहाँ पे हमने क्या लगाया था, अगर फोर्जिंग की बात करें तो फोर्जिंग में क्या लगाया था, फोर्जिंग में क्या किया था हमने, इस प्रोसेस में रोल किया था, यानी कि और स्पेसिफिक साइज के ये थे। और फोर्जिंग में, सॉरी हॉट रोलिंग में, फोर्जिंग में हमने किया था प्रेस, यानी कि हाइड्रोलिक प्रेस से हमने किया था। बट बात करते हैं अब एक्सट्रूजन की। एक्सट्रूजन में हमें क्या, मैक्सिमम प्रेशर हमने इसमें लगा लिया, यानी कि इसमें क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रेशर यूज़ करेंगे। गर्म धातु के टुकड़ों को छोटे छोटे ओरिफिस, जो हमारा छोटा सा ओरिफिस होगा उसमें से गुजारकर डिफरेंट शेप एंड साइज़ के हम क्या करेंगे, डिफरेंट शेप एंड साइज़ के हम क्या कर लेंगे, पार्ट्स जो हमारे होंगे हम उन्हें बना लेंगे या प्राप्त कर लेंगे। या अगर डेफिनेशन की बात की जाए, जो आपके डिप्लोमा में डेफिनेशन लिखी जाती है वो डेफिनेशन इसी टाइप से लिखी जाएगी। या एक्सट्रूजन क्या होगा, इस प्रोसेस में मैक्सिमम प्रेशर लगाकर गर्म धातु को छोटे ओरिफिस में से गुजार कर क्या करते हैं, छोटे ओरिफिस में से हमने गुजार दिया और जो भी मशीन पार्ट्स हमें बनाना है हम उसको प्राप्त कर लेते हैं, या विभिन्न साइज़ के या शेप एंड साइज़ के हम पार्ट्स को हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सट्रूजन की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, या इसका फ़ायदा क्या है एक्सट्रूजन करने का। फ़ायदा ये है कि इट इज़ यूज़फुल ओनली फॉर लोअर मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स, यानी कि जो हमारे लोअर मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स होंगे या जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा कम होगा, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जिसका कम होगा, जो भी मेटल्स है हम उसके ऊपर ये एक्सट्रूजन की प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे हमारा लोअर मेल्टिंग पॉइंट का अगर बात करें कि जो एग्जांपल्स अगर मेटल होंगे कौन कौन से, जैसे हमारा कॉपर है, एल्युमिनियम है और भी सारे हैं हमारे। ये कॉपर एल्युमिनियम क्या है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट के हैं, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रूजन की इनके ऊपर प्रोसेस कर सकते हैं और ओरिफिस से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम जो पार्ट्स बनाना होगा वो हम बना लेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, जैसे हमने कहा फ्लेक्सिबिलिटी हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं मेन प्रोसेस से आगे, यानी कि हॉट वर्किंग। इसके आगे का हम आगे पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी कि हॉट वर्किंग है, इसके आगे पढ़ेंगे हम कोल्ड वर्किंग की प्रोसेस कैसे होती है, कि कोल्ड वर्किंग हम कैसे करते हैं उसके बारे में हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। आज के लिए लेक्चर इतना ही रखते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपको जो पीडीएफ के नोट्स हैं, अगर ये आपको पीडीएफ में नोट्स चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में, पीडीएफ में जो नोट्स प्रोवाइड होंगे वो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे आपको चैनल में लिंक, कहते हैं वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को ज्वाइन करके आपको लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप इसके वीडियो लेक्चर और इसके थ्योरी नोट्स सभी कुछ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।